1200 लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादातर मौतें ईरान में हुई हैं। लेबनान में भी मृतकों की संख्या काफी ज्यादा बड़ी है। इस बीच युद्ध में सैन्य ठिकानों की जगह जो है वो अब ऊर्जा ठिकानों ने ले ली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले दोनों ओर से सैन्य ठिकानों पर बमबारी की जाती थी, मिसाइलों से हमला किया जाता था, उसकी जगह अब ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाने लगा है। पहले इजराइल की ओर से ईरान के गैस प्लांट पर हमला किया गया, उसके बाद आज ईरान की ओर से पलटवार में 4 मुस्लिम देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कहां कहां पर? जैसे सऊदी अरब में जो उसकी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है वहां पर ड्रोन हमला किया गया है। इसके साथ ही कतर के गैस प्लांट पर हमला हुआ है। कुवैत में रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। यूएई में भी अलग अलग ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है ईरान ने। तो ये युद्ध अब अगले चरण की ओर बढ़ रहा है और इस चरण की वजह से पूरी दुनिया में इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर तेल ठिकानों को, ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तो इन्हीं ताजा घटनाक्रमों पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं और हमारे साथ इस बातचीत में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं कर्नल संजीत सिरोही सर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिरोही सर, क्या लगता है अब युद्ध में सैन्य ठिकानों की जगह ऊर्जा ठिकानों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? देखिए वैभव जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने जो है अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। जय हिंद। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी इजराइल और अमेरिका जो है दोनों डेस्परेट हैं। वो डेस्परेट इसलिए हैं क्योंकि 20 दिन की लड़ाई के बाद भी उनको वो हासिल नहीं हो रहा जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए अब इजराइल ने जो है ईरान के गैस ठिकाने के ऊपर हमला किया, साउथ पर्स गैस फील्ड पे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। तो उसका रिटेलिएशन तो आना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो रिटेलिएशन, ये जो 3-4 कंट्रीज आपने बताई हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है और यूएई है, इनके ऊपर जो है एनर्जी जो साइट्स है, चाहे गैस रिफाइनरीज हैं या जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या ऑयल साइट्स हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो अब वैभव जी प्रॉब्लम ये है, अब तक जो है मिलिट्री वॉरफेयर चल रहा था, अब जो है एनर्जी वॉरफेयर और उसका असर जो है इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और ये इकोनॉमिक वॉरफेयर एक ऐसा वॉरफेयर है जिसमें सिर्फ उन देशों पे असर नहीं हो रहा जो लड़ाई लड़ रहे हैं या जिनके टारगेट बर्बाद हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया के ऊपर इस इकोनॉमिक वॉरफेयर का असर हो रहा है, जो कि आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक साबित होता जा रहा है। तो जिस तरीके से इजराइल ने, क्योंकि इजराइल के ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, जो इजराइल करता है और बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने मना कर दिया है। पहली बात तो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था कि किन किन साइट्स के ऊपर हमला किया जाएगा, उसके बाद आप हमला करते हो उनके गैस प्लांट्स के ऊपर, कभी आप उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हमला करते हो, फिर ये उम्मीद करते हो कि वो हमला नहीं करेगा। तो ये तो हमला लाजमन होना ही था। लेकिन अब ये जो है बहुत ही भयंकर और खतरनाक मोड़ की तरफ ये लड़ाई बढ़ रही है, और इसको जितना जल्दी ना रोका गया तो ये जितने ऑयल फील्ड्स हैं, क्योंकि ऑयल फील्ड ऐसा नहीं है कि आज आपने जो है आज बर्बाद हो गया तो वो आप लड़ाई बंद होते ही अगले दिन चालू कर देंगे। इराक में, कुवैत में जब लड़ाई हुई थी तो महीनों तक वो जो ऑयल फील्ड जो जलते रहे थे और उनको कैप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। तो ये लड़ाई बंद हो गई तो उसके बाद भी काफी दिन तक इसका असर रहेगा। वैभव जी बिल्कुल। और सिरोही सर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने इजराइल के हमले की आलोचना की है, जो इजराइल ने ईरान के गैस प्लांट पर हमला किया था, और उन्होंने कहा है कि इजराइल ने गुस्से में आकर ये हमला किया था, अब मैंने मना कर दिया है, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन गुस्से में आकर भले ही कर दिया, लेकिन उसका खामियाजा तो ये 4 देश भुगत रहे हैं जिन पर आज ईरान ने पलटवार किया है। और बहुत सारे और अपडेट हैं इन देशों से भी जहां पर हमला हुआ है। जैसे सऊदी अरब ने कह दिया है कि हमारा सब्र अब खत्म हो रहा है और ईरान हमारी बात सुन ले, नहीं तो हमारे पास ऐसी ताकत है कि हम जवाब भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही कतर पर जो हमला हुआ है उस पर भी 12 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने नाराजगी जताई है और ईरान से कहा है कि आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सिरोही सर, क्या लगता है कि अगर ईरान लगातार ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाता रहा, सऊदी अरब के, यूएई के, कतर के, तो क्या ये लोग सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं? वैभव जी, आपके 2 पॉइंट पे मैं टिप्पणी करना पसंद करूंगा। सबसे पहले तो आपने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि नहीं, उन्होंने गुस्से में कर दिया। गुस्सा किस बात का है? कोई बच्चा थोड़ी है डोनाल्ड बेंजामिन नेतन्याहू, उसको नहीं पता है कि अगर वो जो है
गैस फील्ड्स के ऊपर हमला करेगा तो उसका रिटेलिएशन किसी ना किसी को तो भुगतना पड़ेगा। तो दिस एक्सक्यूज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे हैं, जैसे बचकाना उनकी आदत है, वो कुछ भी बोलते हैं, उनको पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप लड़ाई में आप ये नहीं कह सकते कि इसने गुस्से में कर दिया, गुस्सा तो ईरान का होना चाहिए। आपने उनके पिछले 2 दिन में 3 टॉप लीडर जो है मार दिए, उनके जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे उनको मार दिया, उनका जो जो इंटीरियर उसका सिक्योरिटी के लिए था उसका चीफ को मार दिया, अपने अली लारिजानी को मार दिया जो कि पूरा का पूरा सिक्योरिटी सेटअप को देख रहा था। तो आप ये गुस्सा तो ईरानियन को आना चाहिए। आप इजराइल को किस बात का गुस्सा आ रहा है? 20 दिन से इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, हजारों सिविलियंस मार दिए, 18,000 से ज्यादा जख्मी है, और गुस्सा इजराइल को आ रहा है। गुस्सा तो ईरान को आना चाहिए, नंबर 1। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ जो है एक जैसे बच्चा होता है किसी माँ बाप का, वो कुछ तोड़ देता है तो जाके कहे जी गुस्से में कर दिया होगा। तो दिस एक्सक्यूज इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल भी। नंबर दूसरा जो है, आपने कहा है कि जी ये अब जो हमले हो रहे हैं, खास तौर पर जो एनर्जी के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में और कुवैत में, तो क्या ये लोग भी हमला करेंगे? ये लोग बिल्कुल हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी 2 वजह है। सबसे पहले तो इनको ये पता है कि अगर अमेरिका ने लड़ाई बंद भी कर दी, कल लड़ाई बंद भी हो जाती है, तो ईरान इनके ऊपर रिटेलिएट करता रहेगा और अमेरिका वहां से निकल लेगा, इनको कुछ बचा नहीं पाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, आज जो है रियाद में फॉरेन मिनिस्टर, ये जो 11-12 कंट्रीज है, इनके फॉरेन मिनिस्टर की, जिसमें अरब की और गल्फ जीसीसी की कंट्रीज हैं, उनकी बैठक हुई है। उन्होंने ईरान की निंदा की है, ईरान को थ्रेटन किया। उनमें से किसी एक ने जो है इजराइल को और अमेरिका को जो है निंदा नहीं की है। तो ये मुस्लिम देश है, एक मुस्लिम देश के ऊपर हमला हो रहा है रमजान के महीने में, परसों ईद है, और ये जो है ईरान को ब्लेम कर रहे हैं हर चीज के लिए, और जो है इजराइल को ब्लेम नहीं कर रहे, जो इतने लोगों का नरसंहार पिछले 2023 से जो है गाजा में, उसके बाद हिजबुल्लाह पे, और उसके बाद जो ईरान पे। लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ जो है ईरान को बोल रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे वैभव जी, इनमें अगर दम होता तो ये पहले कर लेते। ये नहीं करेंगे कि उनको पता है कि ये ईरान का रिटेलिएशन झेल नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल सर, ओमान की ओर से भी एक बयान सामने आया है। ओमान जो मध्यस्थता करवा रहा था, इन दोनों की बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा था इस युद्ध से पहले परमाणु वार्ता में, उसने कहा है कि ईरान से जंग ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी गलती है और अमेरिका अब अपनी विदेश नीति को संभाल नहीं पा रहा। इन लोगों के संभाले कुछ संभल नहीं रहा, ये जंग में उतर गए और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। ओमान के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक ओमान का ताल्लुक है, ओमान नेगोशिएशन कर रहा था। ओमान, और यहां तक की पुष्टि की गई है कि जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि एक स्टेज पे ईरान ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हम जो हमारा जो 440 या 450 केजी जो एनरिच्ड यूरेनियम है, हम उसको डिग्रेड कर देंगे, हम उसको जो है नहीं करेंगे। यहां तक बातचीत हो गई थी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से मिलने, और अगले दिन ही जो है हमला हो जाता है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ओमान के वो कह रहे हो बिल्कुल सही, क्योंकि वो नेगोशिएशन के बीच में थे, उनको पता था कि नेगोशिएशन किस लेवल तक जो है सफलता उसको मिल रही थी। लेकिन इजराइल को जैसे ये पता लगा कि नेगोशिएशन जो है फाइनलाइज हो जाएगी और उसके बाद जो है अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, तो इजराइल को ये लगा कि अगर अब हमला नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रेशराइज किया, मैनिपुलेट किया, क्या बोल के किया वो तो वो जाने और डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने, लेकिन अमेरिका को इस जंग में जो है उतार दिया। और अब जो है जितने भी देश है, और ये अमेरिकन जो पब्लिक है वो भी ये कह रही है कि दिस इज नॉट आवर वॉर, हमारी लड़ाई नहीं है। और अमेरिका की बात भी सही है, अमेरिका हजारों मील दूर बैठा है ईरान से, उसका ना बॉर्डर लगता है ना उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, वो तो इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए जो ये बोल रहे हैं ओमान बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि एक बेवकूफ आदमी है, उनकी जो है ईगो इतनी ज्यादा, उनकी ईगो खुश करने के लिए अगर आप उनकी ईगो खुश कर दो तो आप उनसे कुछ भी करा सकते हैं। ही इज ए इमेच्योर लीडर। वैभव जी। बिल्कुल सर, अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की प्रमुख हैं तुलसी गबार्ड, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल मई जून के महीने में जब अमेरिका ने बमबारी की थी ईरान के परमाणु ठिकानों पर,
उसके बाद से ईरान ने अपने परमाणु हथियार जो विकसित करने की उनकी प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा दी थी और उनकी ताकत भी लगभग खत्म हो गई थी, ऐसा उनका कहना है। और इसी बात को लेकर, उनके इसी बयान को लेकर जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है यानी ट्रंप की विपक्ष की जो पार्टी है वो घेरना शुरू कर दी है और उसने कहा है कि जब ईरान परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा था, उससे कोई खतरा ही नहीं था, तो क्यों आपने हमला कर दिया। सिरोही सर, आप भी यही बता रहे थे अभी। एक बात और उठ रही है सर कि जो अभी इजराइल कर रहा है, खासकर वो ईरान के जो बड़े नेताओं को मार रहा है एक एक करके, फिर चाहे अली लारजानी हो या फिर आईआरजीसी के टॉप कमांडर हो, यहां तक कि सर्वोच्च नेता को मार दिया। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा करके इजराइल चाह रहा है कि ये जंग खत्म ही ना हो। उन लोगों को वो मार रहा है जो इस बातचीत में आगे आ सकते थे या जो मध्यस्थता के लिए आगे आ सकते थे। लारजानी के बारे में कहा जाता है कि हो सकता है वो पश्चिम से थोड़ा बहुत बात करने के लिए तैयार भी हो जाती, वो थोड़ा बहुत ऐसी सोच वाले थे, लेकिन जो उनकी जगह लेंगे अब वो बहुत ही कट्टरपंथी लोग होंगे, वो तो बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। तो क्या आपको लगता है इजराइल जानबूझकर बातचीत की सारी कोशिशें खत्म करना चाहता है, कोई संभावना ही ना रहे? बिल्कुल वैभव जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लीडरशिप थी जो कि मार दी गई है, वो लीडरशिप एक मैच्योर लीडरशिप थी, चाहे वो अयतुल्ला अली खमैनी थे या बाकी जो जैसी के लीडर्स थे, लेकिन वो ओल्ड टाइमर्स थे और ओल्ड जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जो यंग ब्लड होता है उसके अंदर टॉलरेंस और पेशेंस कम होती है। तो आने वाले समय में जो अगर जो ये जिस तरीके से इजराइल उनकी लीडरशिप को खत्म कर रहा है, लीडर कभी खत्म नहीं होते, लीडर हमेशा रहते हैं और उस देश में तो हमेशा लीडर आते रहेंगे। जिस देश में आप इतना अत्याचार कर रहे हैं तो उनके पास लीडरशिप की कमी नहीं रही। और उन्होंने जिस तरीके से अपना डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाई है, मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटेजी, उसमें एक इंसान के मरने से या दो के मरने से उनकी जो काबिलियत है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा है, पिछले कई साल से इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे थे कि अगर हम, क्योंकि उनको ही पता है कि इजराइल किस तरीके से काम करता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया, इजराइल ने हमास की लीडरशिप को खत्म किया। तो इजराइल का ये एक जो उनका डॉक्ट्रिन है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन, उसके अंदर ये खास बात है कि जो लीडरशिप है उसको खत्म करो, अपने आप जो नीचे वाले वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ईरान को ये पता था कि इस तरीके से लीडरशिप को खत्म किया जाएगा, तो उन्होंने अपना मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाई, जिसमें जो उन्होंने तकरीबन 31 या 32 जो है उन्होंने अपने जो है देश को 31-32 एरिया में बांटा और हर एरिया का एक उन्होंने कमांडर बनाया जो कि इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग एनीबडी वो जो है अपनी कार्रवाई करता रहेगा। उसके आगे जो है सक्सेशन चेन भी उनकी है, अगर ये मारा जाता है तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये ईरान ने ऑलरेडी कर रखा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले साल भी अगर आप देखेंगे अमेरिका की और ईरान की जो है 5 टॉक्स हो चुकी थी, 5 राउंड ऑफ टॉक्स, छठी होनी थी, इजराइल ने हमला कर दिया। इसी प्रकार इस बारी 3 टॉक्स हो चुकी थी, चौथी होनी थी वियना में, इजराइल ने फिर इसको प्रीएम्प्ट कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत सेल्फिश आदमी है, उनको पता है कि लड़ाई जिस दिन बंद होगी उनके ऊपर इतने केसेस चलेंगे कि वो पूरी जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो किसी ना किसी बहाने से जो है हमला करते रहते हैं और उनकी, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है या तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को हो रही है या जो है ईरान को हो रही है या इसका असर बाकी देशों पे पड़ रहा है। तो इसलिए इजराइल इज नॉट वरीड नॉर इज अमेरिका वरीड। अमेरिका में सिर्फ जो वरी डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये है, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है, नोबेल पीस प्राइज लेने आए थे लेकिन नोबेल पीस की जगह तो अब उनको वॉर प्राइज मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शन आने वाले नवंबर में, उसमें उनका बुरा हाल ना हो, इस तरीके से वो निकलना चाहते। इजराइल निकलना नहीं चाहते, आप बिल्कुल, आपका आकलन बिल्कुल सही है। इजराइल इस लड़ाई से निकलना नहीं चाहता, वो चाहता है जितने दिन चलती रहे उतना अच्छा है। वैभव जी। बिल्कुल सर, और वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन, उसने व्हाइट हाउस से करीब 200 अरब डॉलर की मांग की है कि आप युद्ध के लिए हमें पैसा दीजिए, हमारे पास पैसों की कमी महसूस हो रही है। आपको लगता है बहुत खर्चीली जंग लड़ रहे हैं ट्रंप साहब और इसकी वजह से उनको, जो आपने मिड टर्म का जिक्र किया था, चुनाव में नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ईरान की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। ईरान ज्यादातर जो है इस्तेमाल करता है ड्रोन्स का, जो कि ड्रोन उसके पास जो है तादाद बहुत ज्यादा है और उनको मैन्युफैक्चरिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, मैन्युफैक्चर भी ईरान में ही होता है
और एक ड्रोन को बनाने में 20 से 30 हजार डॉलर लगते होंगे। वेरएज उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, चाहे आप पेट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल करें, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का करें या एनएस का करें, उसमें जो इंटरसेप्टर्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर्स के आते हैं। तो आप देखिए एसिमेट्री वॉरफेयर है। कोई भी देश अगर किसी बड़े देश से लड़ता है तो वो एसिमेट्री टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, स्ट्रेटेजी करता है। स्ट्रेटेजी ईरान ने क्या की है? ईरान जो है 10 मिसाइल फायर करेगा तो उसके साथ 200 ड्रोन फायर करेगा, ताकि इंटरसेप्टर ड्रोन के ऊपर जो है उनके जो इंटरसेप्टर्स है वो खर्च हो जाए और मिसाइल हिट हो जाए। नंबर दूसरा, उनके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला है वो लड़ रहा है इराक में, जो है जो उनके प्रॉक्सीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेट हॉर्मुज को उन्होंने क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से पूरा प्रेशर बना हुआ है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि वो लड़ाई में घुस तो गए लेकिन उनको एग्जिट के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा है। अब एक बात आपने तुलसी गबार्ड की कही थी, मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल भी तुलसी गबार्ड ने ये सेनेट में जो दी थी अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसमें ये कहा था कि ईरान जो है के पास अभी जो है कोई एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है, उसके बाद भी अमेरिका ने हमला कर दिया। अभी भी वही बात कह रही है। उन्होंने रिटन स्पीच में कहा है कि कोई जो है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती कर दी। तो जब उन्होंने वर्बल अपनी स्पीच दी तो उसमें उस पैरा को गायब कर दिया, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहाना कर दिया कि टाइम की वजह से मैं उसको स्किप कर दिया। टाइम की वजह से नहीं थी, क्योंकि उससे जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक दो जो उनके सेक्रेटरी हैं जो काउंटर टेररिज्म हेडक्वार्टर्स के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और मेरे को लगता है अगले 2-3 दिन में तुलसी गबार्ड भी जो है रिजाइन कर देगी, क्योंकि ये लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी से एग्री नहीं करते। और इनमें खास जो है जेडी वेंस साहब हैं, वो अपना जो उनका करियर है वो 2028 में रिपब्लिकन कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आपको एज ए प्रेसिडेंट, तो इसलिए वो भी खामोश है, लेकिन वो खुश नहीं। वैभव जी बिल्कुल, और उनकी चुप्पी के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो खुद भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षा उनकी अपनी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री आज एक प्रेस वार्ता करते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो बाइडेन की वजह से हमारा जो हथियारों का भंडार था वो कम हो गया। बाइडेन ने बिना सोचे विचारे यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को बहुत ज्यादा हथियार दे दिए, इसकी वजह से अब हमें कमी महसूस हो रही है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने जो यूक्रेन को इतनी ज्यादा मदद दी थी उसकी वजह से उसे अभी नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर उनको ये कमी महसूस हो रही थी तो फिर हमला क्यों किया? अब ये तो जो है ना बहुत आसान तरीका होता है अपने प्रेडेसेसर को ब्लेम करने का, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का खास तौर पर ये लोग ब्लेम करते रहते हैं। ये 2-3 लोग हैं जो की पूरी पूरी डोनाल्ड ट्रंप साहब का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जो इनके डिफेंस सेक्रेटरी है, इनके जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क रूबियो है, जेडी वांस साहब इन चीजों से दूर रहते हैं। और बाकी जो है, जैसे मैंने उनको बताया, उनके जो काउंटर टेररिज्म हेडक्वार्टर्स के थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, because he said कि I cannot work in this environment and there was no requirement of attacking Iran। तो मुझे लगता है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी गड़बड़ है। और दूसरी चीज है, अगर इनको ये लगता था कि यूक्रेन में हमने बहुत ज्यादा कर दिया तो इसमें अर्जेंसी क्या थी अटैक करने की? और अगर अटैक करना भी था तो इतनी क्या अर्जेंसी थी कि उसको इतने दिन तक बढ़ाया? आपने अयतुल्ला खमेनी को मार दिया था, लड़ाई अगले दिन ही बंद कर देते। आप तो खुद कहते हो हम पहले 1 घंटे में जीत गए थे, तो फिर ये 20 दिन तक क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? क्या हासिल करना चाहते हो? जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो आपको हासिल नहीं होगा। आप 20 दिन की जगह जो है 40 दिन लड़ते रहो, आप जो है नहीं कुछ कर सकते ईरान का, क्योंकि ईरान के अंदर लोग जो हैं वो इतने गुस्से में हैं कि वो अगर जरूरत पड़ी तो वो पत्थरों से भी मारेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे लास्ट तक। वैभव जी बिल्कुल सर, और इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने एक और बयान दिया है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया को ही लताड़ दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिकी मीडिया बेईमान है, ट्रंप विरोधी है और हम लोगों को सफलता मिल रही है, यानी अमेरिका को सफलता मिल रही है युद्ध में। लेकिन अमेरिकी मीडिया क्या कर रही है कि हमारी सफलता को दिखा ही नहीं रही, सिर्फ यही दिखा रही है कि देखो हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो काफी 3-4 लोग सिरोही सर बहुत भड़के हुए हैं, इनको हर जगह कमियां नजर आ रही है। इनको नेटो के देश जो है वो दुश्मन नजर आ रहे हैं, अपने देश की मीडिया दुश्मन नजर आ रही है। अपने मागा समर्थकों से भी बहुत नाराज हैं ये लोग, जो कट्टर समर्थक थे जिन्होंने ट्रंप को सत्ता दी थी, वो भी जब अब आलोचना कर रहे हैं कि आप इस युद्ध में क्यों गए, तो उनको भी ये लोग लताड़ रहे हैं कि नहीं आप समझ ही नहीं पा रहे, हमारे लिए ये युद्ध बहुत जरूरी था। तो क्या लगता है कि ये लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इस युद्ध को?
जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ये जो है फ्रस्ट्रेटेड है। पहली बात तो जस्टिफाई तो इन्होंने शुरू में कर दिया था, तो उससे काफी लोग जस्टिफाइड भी थे कि, और मेन मांग ये थी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, जो दुनिया के ज्यादातर देश इस चीज से सहमत थे। तो लेकिन अगर ये इसी पे अड़े रहते तो मुझे पक्का यकीन है कि अगर ये थोड़ा नेगोशिएशन और करते रहते तो इनका जो मकसद था, मेन मकसद, वो ये कि भाई न्यूक्लियर जो बॉम्ब वगैरह ईरान ना बनाए, वो इनका जो है कामयाब हो जाता, क्योंकि नेगोशिएशन जिस हिसाब से चल रही थी उससे ईरान भी जो है थोड़ा अपना तरफ से सॉफ्ट वो दिखा रहा था अप्रोच। लेकिन इसराइल को जब ये पता लग गया कि ये तो डील होने वाली, तो इसराइल ने इसको पूरे के पूरे को जो है हाईजैक कर लिया। और हालात ये है कि ना तो इसराइल के हाथ में कुछ रहा है और ना अमेरिका के हाथ में है। ये तो जो है सारी की सारी चीजें अब ईरान के ऊपर है। ईरान अपने शर्तों पे लड़ाई बंद करेगा। वो शर्तें इसराइल के लिए तो इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए बड़ी शर्मनाक शर्तें होंगी और वो उसको अमेरिका कभी नहीं मानेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टॉप लोग हैं, ये दे आर फ्रस्ट्रेटेड। इनको जो है अब इनके मीडिया में भी कमियां नजर आती। वैसे तो ये डेमोक्रेसी की बात करते, फ्री प्रेस की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर बनती है तो इनकी प्रेस भी इनके खिलाफ हो जाती है, इनके लोग भी इनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये जो है सिर्फ इससे साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम टोटली कंफ्यूज्ड है और टोटली फ्रस्ट्रेटेड है। उनको पता नहीं लग रहा कि हमको क्या करना चाहिए। वैभव जी। बिल्कुल सिरोही सर, ईरान भी इस मौके का खूब फायदा उठा रहा है इस युद्ध का। ईरान में जो लोग थे जिनको ईरानी सत्ता अभी मानती है कि ये हो सकता है कि जासूसी कर रहे हों, हो सकता है ये सर्वोच्च नेता के विरोधी लोग हों, उनको वो धड़ाधड़ पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं और फांसी पर लटका दे रहे हैं। क्या लगता है कि ईरान में जो इस युद्ध के बाद नया ईरान आएगा, जो नए सर्वोच्च नेता के नेतृत्व में ईरान में रहेगा, उस ईरान में अमेरिका के लिए, अमेरिका समर्थकों के लिए बहुत कम जगह रह जाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप देखिए उसमें आप इस चीज का अगर अंदाजा लगाएं, 2001 में जब 9/11 हुआ था, उस समय से लेके अब तक की अगर रिपोर्ट आप पढ़ी जाए तो तकरीबन, आज ही मैं किसी से सुन रहा था, तकरीबन 3 से 4 मिलियन मुस्लिम जो है मारे जा चुके हैं, चाहे वो इराक में मारे गए हों, ईरान में मारे गए हों, अफगानिस्तान में मारे गए हों। तो जो मुस्लिम लोग हैं वो अमेरिका को पसंद नहीं करते, बिकॉज अमेरिका इज एंटी मुस्लिम। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो मुस्लिम कंट्रीज के जो मोनार्की हैं या जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भी है, जैसे पाकिस्तान में है, इनको अपने अवाम का कोई फिक्र नहीं है। इनको तो सिर्फ अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुश करना है, और उसी की वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो चाहते हैं वो ये कर पाते हैं। अगर वहां का आवाम जो है अगर भड़क जाए और प्रोटेस्ट कर जाए, तो ये जो मोनार्की है, चाहे वो सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएई में, कुवैत में और बहरीन वगैरह में, इनको सबको जो है वहां से भागना पड़ेगा। तो ये तो फैक्ट है कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है, ये जो है ईरान जब लड़ाई बंद होगी, और मैं कहता हूं कि ईरान अगर इस्लामिक अपना रोल छोड़ दे और ईरान के ऊपर सैंक्शन हट जाए, तो ये जितनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो पिछले 20-30 साल में जो इतनी अमीर हुई है, सबसे ज्यादा इनको खतरा हुआ, क्योंकि ईरान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, ईरान जो है गैस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ईरान के पास पानी भी है, ईरान के पास एग्रीकल्चर भी है, ईरान के पास 90 मिलियन जो है लोग भी है जो कि मेहनत कर सकते हैं। तो जो ये यूएई, बहरीन वगैरह ये है जो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बना दी इन्होंने 20-25 साल में, पूरा का पूरा इकोनॉमिक हब जो है वो यहां से शिफ्ट करके ईरान में शिफ्ट कर जाएगा। इनको इस बात का भी खतरा है। तो ये तो ईरान के हित में होगा कि लड़ाई जब भी बंद हो, उनको डेमोक्रेसी में आना चाहिए, उसी से उनको फायदा रहेगा, और वो जो है वापस जिस लेवल पे 1979 में ईरान की धाक थी उसी लेवल पे पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल सिरोही सर, युद्ध खत्म होने के बाद उन संगठनों का क्या होगा जो ईरान के भरोसे से ही, ईरान के पैसों पर ही चल रहे थे, जैसे हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गया, जिनको ईरान पीछे से मदद करता आ रहा था? देखिए, वो मदद करना बंद करना पड़ेगा उनको। अगर उन्होंने को अपने देश के नागरिकों का हित चाहिए तो उनको बंद करना पड़ेगा। देखिए, हमास मोरलेस खत्म हो चुका है। हाउतीज जो है, अब हाउतीज ने देखिए 20 दिन की लड़ाई चल रही है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी जिससे ये साबित हो सके
कि वो ईरान के साथ खड़े, उनकी आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिसी है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इसलिए जो हिजबुल्लाह भी बुरी तरह से जो है इसराइल को खत्म कर रहा है, तो प्रॉक्सीज तो इन्हीं केस इनके जो है खत्म हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि नया जो ईरान होगा उसमें ये प्रॉक्सीज को बंद कर देना चाहिए, अपने आप को वो करो, डेमोक्रेटाइज करो, अपने तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज हैं उनका फायदा उठाओ, और जो है आइसोलेट होने की बजाय, सैंक्शन लगने के बजाय पूरे वर्ल्ड स्टेज पे आओ, एंड देन यू विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी बिल्कुल सिरोही सर, अमेरिका के जो मरीन सैनिक थे 2500 के करीब जो पहुंचने वाले थे मध्य पूर्व, उनको लेकर ताजा जानकारी आपके पास कुछ है? और वो वहां पर जा क्यों रहे हैं? जैसे कि कल मैंने देवनाथ सर से पूछा था, तो देवनाथ सर ने बताया था कि हो सकता है अमेरिका एक छोटा सा सैन्य ऑपरेशन भी कर ले ईरान में, वो छोटी सी जगह पर कहीं पर उसके सैनिक उतरे और ऑपरेशन करके निकल लें। वैभव जी, ये 3 कंटीजेंसी हैं जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि 3 चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, खर्ग आइलैंड को ऑक्यूपाई किया जाए और वहां पे जो उनका जो ईरान का जो वहां से एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर कब्जा किया जाए। दैट कुड बी नंबर 1। नंबर दूसरा जो है, जो 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कहते हैं कि कई जो है, जो ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनके ऊपर पिछले साल अमेरिका ने हमला किया था, वो अंडरग्राउंड बहुत नीचे जो है छुपा के रखा है। कोविड ऑपरेशन करके जो है अपने कमांडोज वगैरह भेज के उसको जो है वहां से निकाला जाए, बट दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, बिकॉज ना तो ये पता है वो कहाँ है और किस तरीके से अंदर जाएंगे। दैट कुड बी सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन ये है कि जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अगर आप देखें, इस तरफ यूएई है, उस तरफ ईरान है, तो उसको जो है ये 2500 जो लोग मरीन हैं, इनको जो है यहाँ पे एम्फीबियस ऑपरेशन से लैंड किया जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो पोस्ट है, और फिर जो है उसको जितना आगे तक जा सकते हैं उसको जो है कैप्चर किया जाए, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में उतनी आसानी हो। तो ये 3 ऑप्शन मेरे को लगते हैं। बाकी कोई और ऑप्शन होगा तो मेरे को उसका पता नहीं है। जनरल कोचर साहब आ गए, वो इससे आगे जो है इससे ज्यादा वो बता पाएंगे। वैभव जी। बिल्कुल सिरोही सर, बहुत धन्यवाद वन इंडिया के साथ आप जुड़े। कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, इसी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं कि यूरेनियम के इन्वेस्टमेंट को लेकर जो बात हो रही है, वो क्या अमेरिका कुछ कर सकता है उसे लेकर, और ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका क्या कोई ऐसी भी कार्रवाई कर सकता है कि उसके सैनिक ईरान की धरती पर उतरें और कुछ ऐसे ऑपरेशंस करें जैसे उसने वेनेजुएला में करने की कोशिश की थी और कामयाबी भी मिली थी काफी ज्यादा। हालांकि ईरान में सर्वोच्च नेता तो मारे जा चुके हैं, नए सर्वोच्च नेता बन चुके हैं जिनके घायल होने की बातें कही जा रही है, और टॉप लीडरशिप तो ईरान की लगभग खत्म ही हो गई है। नए लोग अब जगह लेंगे, फिर वो लारजानी की जगह लेंगे, और भी बहुत सारे मंत्रियों की जगह लेंगे, नेताओं की जगह लेंगे। वो सब आने वाले दिनों में सब पता चलेगा। और युद्ध अब बहुत ही अलग ढंग से, या कह लें कि एक अलग रास्ते पर चल पड़ा है, और किसी ने सोचा नहीं था युद्ध शुरू होने से पहले कि ऐसा कुछ होगा। सबको लगा था कि 1 हफ्ते की बात होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते की बात होगी। अमेरिका और इजराइल के कुछ अभियान हैं, उनके कुछ लक्ष्य हैं जिनके पीछे वो लोग पड़े हुए हैं, और जैसे ये पूरा हो जाएगा वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन फिलहाल युद्ध का 20वां दिन है और अभी भी युद्ध खत्म नहीं हो रहा। कोचर सर जुड़ गए हैं अब। कोचर सर, क्या लगता है आपको, जो यूरेनियम पहले से ही संवर्धित हो चुके हैं, उनको लेकर अमेरिका कुछ कर सकता है कि उसकी एक सैन्य टुकड़ी उतरे ईरान में और उसको नष्ट करके या उसको अपने साथ लेकर चली जाए? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यू सी, आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन होता है, आप इसको नाम दे सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको एक रेड बोल सकते हैं, या आप इसको एक स्पेशल ऑपरेशंस बोल सकते हैं जो आपकी स्पेशल फोर्सेस करेंगी। तो कुछ इसमें ये इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे इस ऑपरेशन को अपना एक, जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज इसको पहला है कि आपको एग्जैक्टली पता, आपको वो इंटेलिजेंस आपको मिलनी चाहिए कि कहाँ पे ये यूरेनियम रखा हुआ है, बिकॉज ये एक जगह नहीं रखा होगा। तो इसको अगर आप एक ऑपरेशन अपना करेंगे तो डिफरेंट एरियाज में अगर इसको रखा हुआ है तो आपको मल्टीपल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, और डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन डिस्टेंस क्या है। और जिस टाइप की टेरेन है ईरान में, देखिए आप बार बार आप
वेनेजुला का जिक्र करते हैं, वेनेजुला को भूल जाइए, बिकॉज ये ईरान और वेनेजुला का हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो गलत कंपैरिजन करते हैं, और वो फिर उस व्यूज की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है। तो इसको वेनेजुला का इस संदर्भ में आप जो ये एग्जाम्पल इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारी उसकी वजह, छोटा सा कंट्री है, आपने उसका साइबर कर दिया, अटैक कर दिया, और आपने ओवरवेलमिंग आपको कर दिया, आपने उनके अंदर के जो गार्ड्स थे उनको खरीद लिया, बिकॉज यहाँ पे आप ऐसी कोई चीज नहीं कर पा रहे। और एक इंटेलिजेंस की बात मैंने की। दूसरा, इस ऑपरेशन का जो सक्सेस तभी होगा जब आप अपने लोगों को अंदर भेजेंगे, वो अपना टास्क कंप्लीट करेंगे और सेफली वापस चले जाएंगे। तो जो क्या इसकी गारंटी है कि जो लोग अंदर इसको घुसेंगे वो वापस भी पहुंच पाएंगे कि नहीं? बिकॉज अमेरिका कोई ऑपरेशन नहीं करेगा जब तक 100% उसको गारंटी नहीं मिलेगी कि ये एक 100% सक्सेस होगा, और मैं इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन भी कर पाऊंगा और एक्सफिल्ट्रेशन भी कर पाऊंगा। तो दोनों को अगर मैं इसके पूरे उसकी टेरेन को भी एनालाइज करूं, जैग्रोस माउंटेन्स की टेरेन है, और अमेरिका को इराक की तरफ से आना पड़ेगा, बिकॉज और कोई आपके पास तो उनका जो आपका जो अर्बिल बेस है, वो लॉन्च पैड बनेगा अमेरिका का, अर्बिल बेस, उसको वहां से वो निकालेगा अपने उस हेलीकॉप्टर से आएंगे या इसको जैसे आएंगे, ये उनको ड्रॉप किया जाएगा अंदर, और फिर वो अपने इसको बाई फुट अपना मूव करेंगे। टनलिंग है, और आपको वहाँ पे ऑपोजिशन भी मिलेगा। इसको ये तो नहीं है कि आपका जो ये जो आईआरजीसी है वो ये आपको आसानी से अंदर आने देगा, और वो अभी उसको हाई अलर्ट पर भी है। तो ये ऑपरेशन मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। और आज जो थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, और मैं उसको सुन रहा था, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मेंशन किया है कि वो इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, और एक फाइनल स्टेटमेंट वो निकालेंगे कि इसको ईरान का इतना उनने बर्बादी कर दी, डिस्ट्रक्शन कर दिया, उनके लीडरशिप को मार दिया, सेकंड रंग की इसको लीडरशिप को मार दिया, और वो फिर अपने इसको तथ्य अपने रखेंगे इसको लोगों के सामने कि वो क्यों इस लड़ाई को बंद कर रहे हैं, बिकॉज उनके अब जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो हासिल हो चुके हैं। इस तरीके की आप एक ब्रीफिंग सुन सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प से, बताने के कि लड़ाई हम जीत गए और हमने दुश्मन का नुकसान हमने कर दिया है, और अब हम ये इससे ज़्यादा वो उसको बर्बाद हो चुका है, इससे ज़्यादा वो अभी उसके बाद दम नहीं है, अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो सकता है, और अब हम निकल रहे हैं। तो इस टाइप की आएगी ब्रीफिंग। और एक कर्नल इसको सुरोई ने मेंशन किया था खरग आइलैंड का, उसका भी मैं कंक्लूडिंग अपना इसको कमेंट दे दूं। इट्स वेरी वेरी इजी टू कैप्चर आइलैंड। इसको मैं मानता हूँ अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, और उस आइलैंड को जो कैप्चर कर लेगा फिर उसका फायदा क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो वैसे भी अगर इसको ईरान उसमें माइन लगा देगा या अपना ड्रोन कर देगा, शायद 136 ड्रोन को भी इस्तेमाल कर देगा, तो वो ये उसको सिक्योर नहीं कर पाएंगे। फिजिकल प्रेजेंस से आप सिक्योर नहीं करते। असिमेट्रिक वॉरफेयर इसको यहाँ पे ईरान इसको लगाएगा, और फिर आप उसको सिक्योर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप कितने दिन उस आइलैंड को अपने कब्जे में उसको रख पाएंगे? इसको ईरान की मिसाइल्स आपके ऊपर गिरेंगी, उसके ड्रोन्स आपके गिरेंगे, आपके ट्रुप्स हमेशा ही वनरेबल रहेंगे। तो जो इस हॉस्टाइल एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में बोलता हूं, इस हॉस्टाइल में आप खरग आइलैंड को आपने कैचअप तो कर लिया, पर आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। और आज तक अगर आप इसमें हिस्ट्री में पढ़ें, अमेरिका ने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं कैप्चर करने के लिए, वो उस कैप्चर्ड एरिया को ज्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाए, बिकॉज वो उसमें कैजुअलिटीज होती हैं, और इसलिए वो विड्रॉ कर जाते हैं। अफगानिस्तान से भी इसको 20 साल के बाद विड्रॉ किया, वियतनाम में भी यही हाल था, और बाकी और एग्जांपल्स हैं। तो इसको मुझे लगता नहीं है एक इसको पॉसिबिलिटी के ऐसे कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें बूट्स ऑन ग्राउंड इन्वॉल्व है, वो इसको यूनाइटेड स्टेट्स उसको नजरअंजाम करेगा।
बिल्कुल कोचर सर, अभी आपने कुछ देर पहले ट्रंप की प्रेस वार्ता का जिक्र किया था कि वो कुछ ही दिनों में हो सकता है सामने आए और कह दें कि हम जंग जीत चुके हैं और इससे अब रोकते हैं। लेकिन सर एक बात और लोग उठा रहे हैं, कर रहे हैं कि क्या अमेरिका के हाथ में जंग रोकना है? अगर मान लीजिए ट्रंप साहब बोल देते हैं कि हमारी ओर से हमला नहीं होगा, इजराइल हमला नहीं करेगा, क्या ईरान भी रुक जाएगा? देखिए, जब आप जंग रोक देते हैं तो ईरान भी को भी रोकनी पड़ेगी। बिकॉज बिकॉज ईरान इस जब वहां पे आपने इसको फैसला कर लिया कि हमने इस जंग को रोक दिया है, अब उसके बाद ईरान गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला क्यों करेगा, मुझे बताइए। और जब आपके बेसिस से ही इसको हमला नहीं हो रहा है, जब इसराइल ईरान पे हमला नहीं करे, आप एक चीज इसको इसराइल की स्ट्रेटेजी की देखिए, फिर आई थिंक व्यूअर्स को भी समझ आएगा। जी। ईरान ने हमेशा जवाबी कार्रवाई की है। कहीं पर भी इस लड़ाई में ईरान ने पहल नहीं की है किसी चीज की। जब आपने इसको इसराइल ने इसको ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान ने उसका जवाबी हमला दिया। जब आपने ईरान के सिविल एरियाज को मारा तो ईरान ने भी इसराइल के सिविल एरियाज को मारा। जब आपने इस ईरान के एनर्जी स्ट्रक्चर को मारा, साउथ पार्स को मारा, जो उसका आइलैंड जहां से उसकी गैस आती है, आज आपने ईरान की गैस खत्म कर दी है। स्पेशली नॉर्थ ईरान में जो ये इसको गैस की जरूरत है, ये बिकॉज वो एक माउंटेन एरिया है, वहां पे इन चीजों की आपको जरूरत इसको ज्यादा पड़ेगी, आपने खत्म कर दिया ईरान का। तो जब आपने ईरान की गैस खत्म कर दी तो ईरान क्या करेगा? कतार पे मारेगा, नॉर्थ फील्ड पे मारेगा। कतर की जो नॉर्थ फील्ड है वो एक्चुअली अगर आप एक मैप में देखें जुड़ा हुआ है दोनों। जो आपका ईरान का जो साउथ पार्स का एरिया है और कतर का जो नॉर्थ फील्ड एरिया है रास लफान तक, वो पूरा एरिया आपका जुड़ा हुआ है। तो जब आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। उसको पता है कि आपकी तरफ से लड़ाई बंद हो गई है, तो इसको टेबल पे आएगा या उसको टेबल पे इसको नहीं भी आ सकता है। बिकॉज अभी एक दो इसमें सिनेरियोज आपके प्ले आउट हो सकते हैं। जी। ये जो मीडिएटर्स हैं, जो आपकी तुर्की और ये जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी रियाद में आज, जिसमें ईरान का फॉरेन मिनिस्टर, तुर्की का और इसको बाकी और कंट्रीज का, ये एक मीडिएशन की तरफ इस लड़ाई को लेके जा रहे हैं। और दो सिनारियों में जैसे मैंने बताया कि बातचीत होगी, मीडिएशन होगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली यही सिनारियो होगा। और दूसरा होगा कि आप यूनिलैटरल लड़ाई बंद कर देंगे। ये अब आपने इसको शुरू की थी लड़ाई, तो ईरान ने थोड़ी हमला किया था आप पे। और तुलसी गबार्ड ने साफ कर दिया है कि ये कोई न्यूक्लियर थ्रेट तो थी नहीं ईरान से। अब ये इसको बोल रहे हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट बन जाएगा आने वाले वक्त में, चाइना बन जाएगा, रशिया बन जाएगा। अभी ये पूरी आर्गुमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये इस लड़ाई से शिफ्ट कर रहा है आर्गुमेंट। अभी वो एक न्यूक्लियर और बैलिस्टिक प्रोग्राम की बात कर रहा है कि आपके वॉरहेड्स की हमको चिंता नहीं है, हमको डिलीवरी सिस्टम की चिंता है। बिकॉज वॉरहेड्स आप तभी पहुंचा पाएंगे उसको, न्यूक्लियर के वॉरहेड्स, अगर आपके पास डिलीवरी सिस्टम होगा। और उसके लिए आपको आईसीबीएम्स की जरूरत है, आपको मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की जरूरत है। तो अभी जो चर्चा हो रही है वो इस पे हो रही है कि ये जो डिलीवरी सिस्टम है ये पाकिस्तान हासिल कर रहा है। अब इसको पाकिस्तान की अगर आप देखें जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है मिसाइल्स की, तो वो अपनी शाहिद मिसाइल और आपकी जो उसकी लॉन्ग रेंज है और आपकी जो हतफ मिसाइल्स, हाँ, तो इस तरीके की जो आपकी मिसाइल्स है पाकिस्तान की 2200 किलोमीटर तक जाती है ये। और इनके पास MIRV कैपेबिलिटी है। इसका मतलब कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, MIRV जिसको बोलते हैं। इसका मतलब कि ये जब
एटमॉस्फेयर में जाएगी और जब ये इसको वापस आएगी तो ये 10 मिसाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के एरिया में जितने भी इसको टारगेट्स आप इसको डेजिग्नेट करेंगे, ये उन टारगेट्स के ऊपर अटैक कर सकती है। इसका मतलब कि अगर आपने एक न्यूक्लियर इसमें वॉरहेड लगाया तो ये 10 वॉरहेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 10 डिफरेंट एरियाज में गिरेगा। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और इसीलिए ये जो अभी बिल करके एक अभी नई मिसाइल जो पाकिस्तान काफी देर से डेवलप कर रहा था, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको गौरी जो शाहीन 3 हद 6, तो ये सारी जो मिसाइलें हैं आज पाकिस्तान के पास हैं। और आज पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भारत का जो किसी भी कोना कवर कर सकती है अंडमान्स तक। दैट इज द कैपेबिलिटी पाकिस्तान है, अमेरिका को पता है और चाइना इसकी मदद कर रहा है पाकिस्तान की। तो आज मुझे लगता है डिस्कशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये पाकिस्तान को कैसे रोका जाए, बिकॉज आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी बहुत एक थ्रेट, एक रोग स्टेट बन सकता है और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज अमेरिका भी पाकिस्तान के रेंज में आ जाएगा। आज नॉर्थ कोरिया के पास आईसीबीएम्स हैं जो अमेरिका के अंदर गिर सकती। कल वो दिन दूर नहीं है जब आपका चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके और रशिया, ये तीनों मिलके ऐसी कैपेबिलिटी इनके पास आ सकती है कि इनकी मिसाइल्स भी यूएस में एक्चुअली गिर सकती है। तुलसी गैबार्ड यही बताने की कोशिश कर रही थी और आई थिंक अब ये एक असेसमेंट दे रही थी अपना, तो ये उस असेसमेंट को हमको हल्के में नहीं लगना चाहिए। हमको उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन, डिबेट उस पर हमको करना चाहिए कि आने वाले वक्त में हम इस थ्रेट को कैसे काउंटर करें। एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछ लेता हूं। आप कह रहे थे कि और भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब खत्म करना चाह रहा है क्योंकि उसके हाथ से बहुत ज्यादा दिनों तक युद्ध जा चुका। ट्रंप ने जो सोचा था वैसा नहीं गया कि एक हफ्ते में या 10 दिन में युद्ध खत्म कर लेंगे। ईरान भी खत्म करना ही चाह रहा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इजराइल जो है वो युद्ध खत्म करना चाह रहा होगा? देखिए ना, ये इजराइल ने अपना ब्रह्मास्त्र फायर कर दिया है और वो ये जो साउथ पार्ट्स आइलैंड की बात मैं जो कर रहा था जी, ये इजराइल का ब्रह्मास्त्र है, बिकॉज ये कभी भी स्ट्राइक आपका नहीं होता ये। और अमेरिका तो इसकी इजाजत शायद देता नहीं, बट उसको, मुझे अंदर की बात पता नहीं है कि अमेरिका को पता था नहीं पता था, अभी अमेरिका कवर अप कर रहा है। यूसी जियो पॉलिटिक्स में आप इसको किसी को फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं ले सकते। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहा है कि इजराइल ने हमारे से पूछे बिना कर दिया और वो आइंदा से नहीं करेगा, ये सारी जो कहानी मैं इस पर बिलीव नहीं करता ज़्यादा। तो बिकॉज आपके दो देश इसको लड़ाई पे एक साथ जा रहे हैं, आप इसको किसको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसको झांसा देने की कोशिश कर रहे हो कि हमको नहीं पता वो क्या कर रहा है और उसको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। देखिए, आपने जब अपने टारगेट्स आइडेंटिफाई किए और आपने इजराइल को बोला कि आप ये टारगेट्स पे अपनी मिसाइल से अटैक करेंगे और इस यूएस ने बोला कि हम ये टारगेट्स पे करेंगे, आपने अपने टारगेट्स को डिफाइन कर दिया और वो बहुत जरूरी है, बिकॉज डबल एफर्ट इसको क्यों करेंगे आप? जब इसको इजराइल एक टारगेट पे फायर कर रहा है तो उसको वहां पे यूएस का फायर क्यों आएगा? वो तो फालतू एमुनिशन का वेस्टेज है, मिसाइल का वेस्टेज है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो मैं भी मॉर्निंग से इतने डिबेट में था और हमारे भी सीनियर ऑफिसर्स वगैरह वो ट्रंप की बात को मानते हैं कि हाँ हाँ नहीं ऐसा, बट इसको मेरा इसकी मानना है कि मैं इसको बिलीव नहीं करता हूं। ट्रंप को ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रंप को पता नहीं है इजराइल क्या कर रहा है। अमेरिका में जो इजराइल के राजदूत हैं सर, उन्होंने भी ये कहा है कि ट्रंप को पता था, भले ही वो सामने कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। यू सी,
ये असेसमेंट हमको डिस्पैशनेटली लेना चाहिए और हमको अपना ये जो असेसमेंट है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपका चैनल है, बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जिस पे ऐसी चर्चा होती है इतने खुली तरीके से, और ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए। इसलिए आई थिंक आपकी आपकी व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है, बिकॉज लोग लाइक करते हैं आपका डिस्कशन, आपका सुनने के लिए। आपके गेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज के होते हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ट्रम्प को पता था और ये एक लड़ाई को रोकने से पहले एक ब्रह्मास्त्र था। बट जो और ये अब आपने क्या किया, इसको करने के बाद आपने क्या किया कि आपने गल्फ की देशों की आपने इकोनॉमी खत्म कर दी। नॉट ओनली दैट, जो देश डिपेंडेंट थे गैस के लिए, खास तौर पे ऑयल का, मैं इतना इसको जिक्र नहीं करूंगा बिकॉज ऑयल की इतनी क्रिटिकलिटी नहीं है, बिकॉज सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑयल के बहुत हैं और आदमी उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। पर गैस इज अ प्रॉब्लम, और इसको गैस का अगर आप ये इस तरीके से खत्म इसको करेंगे तो आपने पूरे वर्ल्ड का नुकसान किया है। और आई थिंक ये जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें नेतन्याहू और ट्रम्प को कभी माफ नहीं किया जाएगा। एंड दो चीजों के लिए, एक गर्ल्स की स्कूल पे जो अटैक हुआ था, मैसेकर हुआ था, 175 यंग लड़कियों का जो आपने इसको मैसेकर किया है, वो शायद लोग उसको नहीं भूलेंगे। और दूसरा के आपने जो साउथ पार्स आइलैंड को आपने हिट किया और आपने उसको काफी नुकसान पहुंचाया। साउथ पार में इसको कतर आपकी नॉर्थ फील्ड भी फिर उसके बाद अफेक्ट हुआ, बिकॉज अभी आपने ईरान को फोर्स किया रिटेलिएट करने के लिए। ईरान ने कतर के नॉर्थ फील्ड पे तो अटैक नहीं किया था, जी। आपने जब अटैक किया उसके साउथ पार्स में उसका जवाब दिया ईरान ने। और अगर आप साउथ पार्स में अटैक नहीं करते तो ये कतर के नॉर्थ फील्ड में नहीं होता। तो इसका एक लार्जर, और मैं अपनी आर्गुमेंट को एंड करता हूं यहां पे, इसका एक लार्जर एक इसका मोटिव है कि आप इस लड़ाई को एक स्टेज पे एक्चुअली खत्म करना चाहते हैं जब सारी गल्फ कंट्रीज ईरान के अगेंस्ट हो जाए। बिकॉज अब आपने ईरान को मजबूर किया कि आपने कतर को मारो, सऊदी को मारो, बहरीन को मारो, कुवैत को मारो। अब आप उसको मुझे बताइए एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, क्या इनके रिलेशन दोबारा वैसे होंगे? क्या ये देश एक दूसरे के साथ दोबारा से अपना ट्रेड, ये सारी चीजें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसको यही मकसद था इसको अमेरिका का, और इसको यही एक्चुअली मकसद था इजराइल का। ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। क्यों किया? ये इकोनॉमिक के लिए नहीं किया। दे हैव एंश्योर्ड दैट ये जो रिलेशनशिप है गल्फ में मुस्लिम कंट्रीज के बीच में, इसको परमानेंटली ईरान को एक आइसोलेट करने का ये सबसे बेहतर तरीका था। बिल्कुल। कोचर सर, एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद हम अपनी इस बातचीत को खत्म करेंगे। पिछली साल जब 12 दिनों की जंग हुई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को 5 साल पीछे धकेल दिया है, और कहा गया कि 12 दिनों की जंग में अमेरिका ने अपना काम कर दिया है, अब परमाणु बम बनाने की हिम्मत नहीं करेगा ईरान। और उस वक्त हमें लगा था कि अब कोई जंग भी नहीं होगी, लेकिन हम देखते हैं कि 1 साल के अंदर ही फिर से एक बड़ी जंग हो जाती है जो अभी खत्म ही नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि ये वाली जंग निर्णायक होगी, या अभी भी इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी एक और युद्ध होने की संभावना बनी रहेगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज हम सबको ये तंग कर रहा है, हमारे दिमाग को ये बार बार चोट पहुंचा रहा है कि क्या ये मामला यहां खत्म हो जाएगा। इसको मुझे नहीं लगता, बिकॉज अभी जो ताकतें इसको ईरान के साथ आएंगी, आप देखना, अभी चाइना ईरान के साथ जुड़ेगा, रशिया ईरान के साथ जुड़ेगा, नॉर्थ कोरिया जुड़ेगा।
और एक पूरी रीअलाइनमेंट होगी वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में और खास तौर पे वेस्ट एशिया में। और आपने इसको एक कैटलिस्ट हम बोलते हैं ना, आपने इसको आग दे दी है इस अलाइनमेंट को जल्दी कराने के लिए, बिकॉज इन द नॉर्मल कोर्स ये अलाइनमेंट शायद हो नहीं पाती, उस पर टाइम लगता। और अभी आप देखेंगे ब्रिक्स एक ऐसा आप ग्रुपिंग मुझे नजर आ रही है। ब्रिक्स में अभी आप जानते हैं कि शायद आई थिंक ईरान भी शामिल है उसमें जी। वो ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे चाइना ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है $200,000 और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ एड अनाउंस कर दी है इसको ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये सारी कंट्रीज अपनी एड अनाउंस करेंगी अब ईरान के लिए, और इनकी कंपनीज इधर आ जाएंगी, इसको गल्फ में बैठ जाएंगी। इसको बहाना होगा कंस्ट्रक्शन कंपनीज। बट आने वाले वक्त में आप इसको याद रखना, ये मैं इसको गलत भी हो सकता हूं जी। जैसे अमेरिका ने अपने बेसेस बनाए हैं गल्फ में, ईरान में भी एक चाइना का बेस आ सकता है। और एक सिक्योरिटी उसको कवच देने के लिए आने वाले वक्त में रशिया भी कुछ ऐसा अब कर सकता है। और अगर वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है यहाँ पे, तो ये खाड़ी का जो एक एरिया है ना, ये हमेशा ही टेंटर हुक्स पे रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, और इसको किसी एक इंसिडेंट से फिर ये लड़ाई छिड़ सकती है। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है, एक कौम जिसके लीडर को आपने मारा है और उसके बाद अली जानी को जो उनका अली है, क्या नाम है, अली जानी, अली लारजानी जी। अली लारजानी को आपने मारा, ये भूलने वाली कौम नहीं है, शिया कौम है। और ये जो है ये इस चोट को नहीं भूलेगी और सदियों तक नहीं भूलेगी। तो आपने एक परमानेंट दुश्मन आपने क्रिएट किया है, और आपके अमेरिकन्स भी आपके सेफ नहीं हैं कहीं पर भी अभी, और ये लोग अपना बदला लेंगे। आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसको कैसे ये चीज आगे बढ़ेगी। बिल्कुल कोचर सर, बहुत धन्यवाद आपका। वन इंडिया के साथ आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज आपने बताई, दिलचस्प बातें कि हो सकता है आने वाले दिनों में चीन का अपना एक सैन्य ठिकाना हो ईरान में, जैसे अमेरिका ने बना रखे हैं सऊदी अरब में, यूएई में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में। और अगर ऐसा होता है तो फिर जंग की संभावना लगातार बनी रहेगी इस जंग के खत्म होने के बाद भी। देखते हैं जंग कहाँ जाकर रुकती है। आज 20वां दिन है और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि करीब करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले ज्यादातर ईरान के हैं, लेबनान में भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। इजराइल में आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, 35 से 40 के बीच में बताया जा रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल में बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। वहां पर जो तेल अवीव में नुकसान हो रहा है और भी बड़े शहरों में जो नुकसान हो रहा है उसकी खबरें बाहर नहीं आ पा रही, उसके वीडियोज, फोटोज सब बाहर नहीं आ पा रहा। युद्ध खत्म होने के बाद जब एक सटीक निष्पक्ष आकलन होगा तब पता चल पाएगा कि दोनों ओर से कितना नुकसान हुआ। लेकिन इस जंग का असर पूरी दुनिया पर भी देखा जा रहा है। ऊर्जा संकट के दौर से दुनिया के बहुत सारे देश गुजर रहे हैं, तो सभी यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो और सभी राहत की सांस ले और ईरान के लोग भी इस जंग से मुक्ति पाएं और मिसाइल हमलों के साए से मुक्ति पाएं और चैन की सांस लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही तरकश में आज। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.